हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गुप्ता स्टडी पॉइंट चैनल। मैं रंजना। आज मैं आपको लेके चलती हूँ आपके उस टॉपिक पे जहाँ मैंने पिछला छोड़ा था। पिछला मुझे याद है, मैंने जहाँ तक छोड़ा था हम डिफरेंसेस बिटवीन वेपराइजेशन एंड ट्रांसपेरेशन में देखा था। यानी ट्रांसपेरेशन और वेपराइजेशन में क्या अंतर है, ये बात हमने पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक ये है कि सबसे पहले हम ट्रांसपेरेशन का यूजेस ऑफ ट्रांसपेरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की उपयोगिता क्या है, हम ये बात जानेंगे। देखिए, अगर वाष्पोत्सर्जन की उपयोगिता की बात करें तो सबसे पहले इसका उपयोग क्या है, तो ये बात जानते हैं कि देखिए, जल जो है यानी कि अगर हम वाटर की बात करें तो वो किसी भी जल, सभी जैसे सभी जीवों की जल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह जैसे आपको बिना जल के आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक उसी तरह पौधे भी विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो बात यहाँ ये आती है कि जब पौधों को बिना जल के पौधे सर्वाइव नहीं करते हैं और उन्हें जल मिलता कहाँ से है, तो प्लांट अपने रूट के थ्रू क्या करते हैं, सॉयल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट अपने रूट के थ्रू सॉयल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसके बाद वही वाटर क्या है, पत्ती प्लांट के रूट से लेके उसके एकदम टॉप लेयर तक क्या है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा क्या है, जाता है। सुनाइए, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि क्या जरूरी लगातार जल का प्लांट पेड़ के पौधों की जो जड़ें हैं लगातार जल का अवशोषण कर रही हैं, तो जितना वो जल का अवशोषण करती हैं जरूरी नहीं है कि वो पूरे के पूरे जल को वो उपयोग ही कर ले, यानी कि सारे के सारे वाटर जो है यूटिलाइज ही हो जा रहा है। उसमें से कुछ ही परसेंट वाटर है जो प्लांट यूटिलाइज करते हैं, बाकी सारा जल क्या है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा वातावरण में विसरित हो जाता है। यानी कि सम अमाउंट ऑफ वाटर ही प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं, बाकी जितने वाटर्स बचते हैं वो ट्रांसपेरेट होके एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो बात यहाँ आती है, जब कम यूटिलाइज कर रहे हैं और सारा एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है तो कहाँ गया। तो देखिए, अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पे पानी की मात्रा क्या है, कम है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन बराबर हो रहा है। अब पानी मिल कम रहा है लेकिन ट्रांसपरेशन बराबर हो रहा है, तो वहाँ पे तो जल की हानि हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या है, जल की हानि होगी, तो उस कंडीशन में पौधे क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। अब पत्तियों को गिरा देते हैं तो जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा, तो जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो ट्रांसपेरेशन का कोई चांसेस ही नहीं है। अब कुछ कंडीशन में जैसे डेजर्ट प्लांट की बात करते हैं, डेजर्ट एरिया में पाए जाने वाले जो प्लांट्स है वो अपनी पत्तियों को क्या करते हैं, कांटों में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे क्या है, उनका जो वाटर है वो वेपराइज नहीं हो पाके वो क्या है, वो वाटर वेपराइज नहीं हो पाता है। दो कंडीशन, पहला वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से बचने के लिए वहाँ पे जहाँ पे पानी की मात्रा कम है लेकिन वाष्पोत्सर्जन बराबर हो रहा है, तो वहाँ के पौधे क्या करते हैं कि पहले तो वो अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, ठीक है, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाता है। और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं होगा तो प्लांट क्या है, वाष्पोत्सर्जन नहीं कर पाएंगे। दूसरा काम, जैसे डेजर्ट प्लांट की बात करेंगे, वहाँ पे तो डेजर्ट एरिया में तो सबको पता है कि डेजर्ट रीजन में या डेजर्ट हैबिटेट में वाटर कम अमाउंट में होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उनके रूट लॉन्ग होते हैं, ये बात तो सबको पता है। तो बात आती है कि डेजर्ट एरिया में पाए जाने वाले जो प्लांट है बच्चा, वो क्या करते हैं, अपने पौधे जो हैं अपने पत्तियों को कांटों में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जैसे ही पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं तो वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन जो है, पानी का जो लॉस ऑफ वाटर है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो जो वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक गुण भी माना गया है, यानी कि होना जरूरी भी है। और ज़्यादा देखिए, अगर नहीं होगा, लगातार वाष्पोत्सर्जन अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ लगातार वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो पौधे को जितना जरूरत है उतना तो ले लेंगे, बाकी तो ज़्यादा हो गया। अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो पौधे सड़ जाएंगे, पौधे क्या है, डेथ एंड डिकेइंग हो जाएंगे। तो जिस तरीके से वाष्पोत्सर्जन होना भी जरूरी है और कुछ प्लांट के लिए वाष्पोत्सर्जन कम ना हो तो भी जरूरी है। इसीलिए दोनों, यानी कि जहाँ पानी कम है अगर वहाँ हो जा रहा है तो अच्छी बात नहीं है, और जहाँ वाटर सही है लगातार होए जा रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो पौधा सड़ जाएगा। इसलिए वाष्पोत्सर्जन को एक आवश्यक, क्या, आवश्यक दुर्गुण भी माना गया है, दुर्गुण, आवश्यक दुर्गुण
के नाम से भी जाने कि ये दोनों एक दुर्गुण मतलब दो गुण, अच्छी बात भी है, वाष्पोत्सर्जन होना एक अच्छी बात भी है, और नहीं हो रहा है तो भी गलत है, और हो रहा है तो भी अच्छा है, इसीलिए इसको आवश्यक दुर्गुण भी कहा गया है। बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बेटा कि उपयोगिता क्या, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो वाष्पोत्सर्जन का लाइफ में क्या है, कितना उपयोग है, हम ये देखेंगे। सबसे पहला वाष्पोत्सर्जन क्या करता है, जल का परिसंचरण करता है। अगर वाष्पोत्सर्जन ही नहीं होगा, ये प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, तो बताइए वाटर जो है प्लांट के ईच एंड एवरी पार्ट तक पहुंच पाएंगे? ईच एंड एवरी पार्ट तक क्या वाटर पहुंच पाएगा? नहीं। इसीलिए वाष्पोत्सर्जन का होना ये बहुत जरूरी है। सॉरी, जल का परिसंचरण भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा क्या है, होता है। दूसरा है खनिज तत्वों का अवशोषण तथा परिवहन। जब प्लांट ट्रांसपिरेशन के लिए वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं, तो सबको पता है ड्यूरिंग दैट टाइम, उसी समय क्या है, खनिज लवण यानी कि मिनरल्स भी क्या है, वाटर में सॉल्युबल स्टेट में प्लांट की पत्तियों तक यानी कि पौधों की पत्तियों तक क्या है, जाते हैं। तो अब ये बताइए, जब ट्रांसपिरेशन ही नहीं हो रहा है, तो ये जो खनिज तत्व हैं, क्या ये प्लांट की पत्तियों तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। इसलिए इनका होना भी जरूरी है। इसलिए वाष्पोत्सर्जन खनिज तत्वों का अवशोषण और परिवहन दोनों करता है। बात समझ में आ गई। हालांकि दोनों बात अलग है, वाटर का जाना एक अलग बात है, मिनरल्स का जाना अलग है। दोनों की जो एब्जॉर्प्शंस होते हैं अलग अलग प्रोसेस होते हैं, लेकिन जब जा रहा होता है तो उसी में सॉल्युबिलिटी स्टेट में क्या है, जाता है। बस समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, तीसरा पॉइंट को ध्यान से सुनिए, ये कॉन्सेप्टेबल क्वेश्चन है। अगर समझ में आप देखिए लिखेंगे तो अच्छी बात है, समझिए उसको, अपने लैंग्वेज में लिखिए, एकदम मेरी भाषा मत लिखिए, अपने लैंग्वेज में बस चीज़ों को समझिए, फिर उसे अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, अपने तरीके से लिखेंगे। समझ में आया तो आप किसी भी तरह लिख सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहे हैं, तापक्रम संतुलन। तापक्रम यानी कि ये टेम्परेचर बैलेंस करते हैं। अब कहा जाता है, देखिए आप सबको पता है कि सनलाइट, दिन के समय जब सनलाइट पड़ता है तो उसका तो 12%, जो पूरे सनलाइट का 12% जो लाइट है, 12% लाइट ना, ठीक है, ये टकरा के वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, 83% लाइट जो है प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, इतना जो है 83% प्लांट क्या होता है, 83% लाइट को ही प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, 12% क्या है, आते ही वो टकरा के वापस में चला जाता है। बाकी जो 5% बचता है बेटा, ये 5% वाटर क्या है, सॉरी लाइट, सॉरी ये 5% लाइट क्या है, पौधों की पत्तियों से क्रॉस करके चली जाती है। ध्यान से सुनेगा, टेम्परेचर मेंटेनिंग पड़ रहा है। 12% लाइट जो है, जब सनलाइट आती है तो वो 12% तो वापस एटमॉस्फेयर में टकरा के चली जाती हैं। 83% जो है, इस 83% को प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाकी जो 5% बचता है, ये 5% पत्तियां जैसे हैं लीफ एब्जॉर्ब की, लेकिन उसके नीचे वाली लेयर से एब्जॉर्ब कर चली जाती है, नीचे से टकरा के चली जाती है, नीचे वाली लेयर एब्जॉर्ब करके नीचे पत्ती की निचली सतहों से क्या है, निकल जाती है। अब बात आती है कि इसमें तब टेम्परेचर मेंटेनिंग का क्या काम है। तो कुछ पौधे क्या होते हैं, देखिए एक मिनट, ठीक है, तो बात आती है यहाँ पे। ठीक है, तो इतना % वाटर क्या है, एब्जॉर्ब होके, सॉरी इतना लाइट पड़ती है, जिसमें से केवल 5 मतलब कि अगर बात करेंगे वाष्पोत्सर्जन के लिए, तो जो पौधों की पत्तियां हैं 5 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर मेजर करने की बात करेंगे, तो ट्रांसपायरेशन के लिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए 5 डिग्री सेल्सियस लगभग इतना तापमान जो है पौधों की पत्तियां क्या है, वाष्पोत्सर्जन के लिए मेंटेन कर लेती है। इसलिए इसको तापक्रम संतुलन के लिए भी माना जाता है कि ये प्लांट का टेम्परेचर मेंटेन भी करते हैं। आइए अब हम देखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसपायरेशन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इफेक्टिव करते हैं।
तो अब हमारा अगला टॉपिक ये है, अब हम देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले देखो दो कारक हैं। कौन कौन से कारक है बेटा? दो कारक है जो ट्रांसपिरेशन को इफेक्टिव करते हैं। पहला जो है वो बाह्य कारक हम देखेंगे, बाह्य कारक, और दूसरा हम देखेंगे आंतरिक कारक। कौन सा कारक? आंतरिक कारक। बाह्य कारक इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर में आप देखेंगे सबसे पहले ह्यूमिडिटी देखेंगे, लाइट का इफेक्ट पड़ता है, विंड का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, और क्या है, हाँ क्या क्या है, ह्यूमिडिटी, लाइट, विंड, टेम्परेचर, ठीक है। ये तीन चार पांच चीजें हैं जो बाह्य रूप से वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं। आप सबको पता है लाइट को अगर हम लेकर चलेंगे तो जो लाइट है बेटा, आपको पता है कि सनलाइट दिन में होती है, तो सूर्य का प्रकाश दिन में ही मिलता है, इसीलिए जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो दिन में होती है, ठीक है। दिन के समय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत अधिक होती है क्योंकि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति होती है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही स्टोमेटा का जो रंध्र है, जो रंध्र है पत्तियों की पर जो रंध्र वितरित है वो दिन के समय ही खुलती है, ठीक है। इसलिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है दिन में होती है। दैट मीन्स कि ऐसे इस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने के लिए एक तरीके से सनलाइट भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि सनलाइट ही नहीं रहेगा तो वाष्पोत्सर्जन क्या है, होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे रात के समय देखिए सनलाइट नहीं होता है तो ड्यूरिंग दैट टाइम क्या है, ट्रांसपिरेशन नहीं होता है। बात समझ आ गई। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि विंड का इफेक्ट, देखिए हवा, पौधों की पत्तियों की सतहों पर आप देखेंगे तो क्या होता है, जल की कुछ बूंदे, जल क्या है बूंद बूंद के रूप में पाई जाती हैं, लेकिन जब हवा एयर ब्लो होता है तो ये एयर ब्लो क्या करता है, उस पत्तियों पर प्रेजेंट हवाओं को क्या, अरे पत्तियों पे उपस्थित जल की बूंदों को क्या करता है, उड़ा ले जाता है। अगर अधिक हाई स्पीड विंड ब्लो हो रहा है तो एकदम खत्म कर देगा, नहीं स्लो है तो इस स्लो होगा, लेकिन वहाँ का भी वाटर क्या है, वेपराइज हो जाएगा। इस तरीके से विंड भी है जो ट्रांसपिरेशन को इफेक्टिव करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे बच्चा कि टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर है तो ट्रांसपिरेशन अधिक होगा, लो टेम्परेचर है तो वहाँ पे कम होगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड की, इफेक्टिव करता है। पॉइंट वाइज जितना मैंने बताया ना, एक एक करके लिख लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की देखिए, CO2 भी एक ऐसा है जो बहुत तेज प्रभावित करता है। आपको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस के लिए जो सनलाइट प्लांट में स्टोमेटा के थ्रू ही एंटर करते हैं, ये बात हम आपको फिगर के थ्रू बता दिए। स्टोमेटा के थ्रू ही सनलाइट क्या करती है, पौधों की पत्तियों में एंट्री करते हैं, तो उसी दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है। बिना कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं पाएगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, तो जब देखिए आ रहा है तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो जो दिन के समय क्या है, पौधों की पत्तियों में क्या है, CO2 की जो सांद्रता है, यानी कि जो दिन इन द डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम होता है, इसलिए रंध्र क्या है, अच्छे से खुल जाते हैं और ट्रांसपिरेशन हो जाता है। जबकि रात के समय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, इसलिए रंध्र बंद हो जाता है और ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है। बात समझ आ गई। इस प्रकार से CO2 भी ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करता है। अब हम अगर आंतरिक कारक की बात कर देखेंगे तो आंतरिक कारक में जैसे सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, पत्तियों की संरचना क्या है, प्रभावित करती है, और दूसरा जो प्रभावित करता है रूट, ठीक है, रूट प्रेशर जिसको बोलते हैं, जड़, जड़ कैसा है, किस तरीके से वो जल का अवशोषण कर रहा है, ये चीज़ होता है। तो चलिए ये हो गया हमारा ट्रांसपिरेशन के यूजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। हम देखिए ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को हमने देखा। अब हमारा एक टॉपिक और रह गया है, दो, एक हमने ट्रांसपिरेशन जान लिया, वेपराइजेशन जान लिया, ठीक है। दो बचता है, एक गटेशन है, एक ब्लीडिंग है। गटेशन हम 2 मिनट में देख लेते हैं, जिसको हम बिंदु श्रावण बोलते हैं। देखिए बेटा, देखिए क्या है, बिंदु श्रावण की जो प्रक्रिया है बेसिकली ये शाम को या आपको भोर में देखने को मिलता है।
जैसे कुछ पौधों की पत्तियां हैं जहाँ पे जल का अवशोषण तो हो रहा होता है, तो यहाँ पे जो लगातार जब जल का अवशोषण होता है तो हाई रूट प्रेशर की वजह से जो जल है, ठीक है, ये जो जल है ये जल रंध्रों के माध्यम से पौधों की पत्तियों पे क्या होता है, हाँ एक मिनट, हाँ, पौधों की वजह से जल रंध्र है, उस जल रंध्रों के माध्यम से पत्तियों के ऊपर क्या होते हैं, छोटे 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 बूंद के रूप में, ओस की बूंदे जिसे हम बोलते हैं, याद आए, ओस की बूंदे आप जैसे बोलते हैं। तो ये जब हाई रूट प्रेशर हो जाता है तो ये जो जल है पौधों की पत्तियों की सतहों पर बूंद बूंद के फॉर्म में क्या है दिखने लगती है। और ये प्रोसेस आपको दिन में शाम के टाइम या शाम को 5-6 बजे के बाद और भोर में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो पत्तियों के ऊपर क्या होता है, हाई रूट प्रेशर की वजह से उनके अंदर का जो वाटर है लीफ पे आके जल रंध्रों के माध्यम से छोटे छोटे बूंदों के रूप में पत्तियों पे दिखाई देने लगते हैं। इस प्रोसेस को ही हम बिंदु श्रावण कहते हैं। अब देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये जो बूंद के रूप में जो जल निकल रहा है बेटा वो प्योर वाटर नहीं होता है। इसमें कई तरह के कार्ब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है, एंजाइम होता है, उसके बाद एंजाइम हो गया, शुगर हो गया, एमिनो एसिड हो गया, ये सारे कुछ सब्सटेंसेस क्या है उसमें सॉल्युबल, क्या क्या, एंजाइम, शुगर, एमिनो एसिड इत्यादि चीज़ें क्या है उसमें पाई जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब कभी चोट वगैरह लगती है तो सुबह के जो ओस की बूंदें हैं उसे अगर आप उस चोट पे लगा ले रहे हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। मतलब आपका जो चोट है जल्दी ही भर जाता है, घाव भर जाता है। बात समझ आ गई। प्योर वाटर नहीं होता है तो क्या क्या होता है इसमें, कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं लाइक एंजाइम, प्रोटीन, एमिनो एसिड, आपका ग्लूकोज, ठीक है। ये नेक्स्ट और लास्ट बचता है हमारा बेटा बिंदु श्रावण, रस श्रावण, जिसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं। कभी कभी ये देखिए क्या होता है, ये प्रोसेस कभी भी हो सकता है, कभी भी किसी भी समय हो सकता है। ये पौधों के तनों को आप जब काट देते हैं, पौधों के स्टेम को काटिए तो वहाँ से क्या होता है, रस के फॉर्म में कुछ बहने लगता है, ठीक है। इस प्रोसेस को ही हम रस श्रावण या बिंदु श्रावण कहते हैं, ठीक है। जैसे ताड़ के पौधे को काट के आप, ताड़ के पौधे से काट के ताड़ को निकालना ही के निकालने का जो प्रोसेस है उसको रस श्रावण कहा जाता है। बस समझ में आ गई। तो ये हो गया बिंदु श्रावण, रस श्रावण और ट्रांसपेरेशन में अंतर। एक एक बात को लिख के देख लीजिएगा। बिंदु श्रावण का जो प्रोसेस है बेसिकली आपको जैसे जई हो गया, जौ हो गया, अरवी हो गया, इस सब की पत्तियों पर ज़्यादा देखने को, सब पे देखने को मिलता है, लेकिन ये सब क्या बेस्ट होते हैं, ज़्यादातर इस पे देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जलरंध्र अधिक उपस्थित होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको देखने को मिलता है। तो इसी बात के साथ हमारा ये चैप्टर आज फिनिश होता है। आप हर चैप्टर का मैंने पॉइंट वाइज दिया है, आप नोट्स बना लीजिएगा। अगर कोई चीज़ ऐसा लग रहा है मैं नहीं समझ में आया है, हम समझाने की कोशिश की लेकिन आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट कर दीजिए, उसको हम फिर से आपको समझा देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।